हमें लगता है कि हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, क्या मेरी आवाज साफ आ हाँ जी, रही हाँ है? जी। सर नमस्कार सभी लोगों को। सर मेरा एक निवेदन है सभी सूचना आयुक्तों, सभी अन्य माननीय व्यक्तियों से कि आप लोग जब भी कोई विषय बताते हो तो या ऑर्डर बताते हैं तो उसमें जो 2021 वो भी बता दीजिए करिए, ताकि अगर हम लोग चाहें उस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकें आयोग की वेबसाइट से और उस विषय को भली भांति समझ सकें। सर हम लोग क्या है, आप लोग जो कहते हो वही समझ पाते हैं, हम लोग अगर डाउनलोड करना चाहें तो हमारे पास वो नंबर ही नहीं रहता है जिससे कि हम आपका जो जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं तो उसको पूर्णतः समझ सकें। तो मेरा सबसे पहला निवेदन तो यही है कि जो भी आप जिस भी ऑर्डर की आप चर्चा करें उस ऑर्डर का नंबर भी साथ में बताने की कृपा किया चलिए करें। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद आपका। और भविष्य में हमारे जो स्पीकर्स हैं, माननीय स्पीकर्स सर हैं, मेरा उनसे हम, हाँ, मेरा आप एक आत्मदीप सर से भी क्वेश्चन है, अगर आप अनुमति दें तो पूछ लूं। हाँ, अनुमति है ना, आप प्रश्न पूछिए, अनुमति है। सर आतिमदीप सर से एक क्वेश्चन है सर, इन्होंने सर काफी साल पहले सर एक केस डायरी पे एक जजमेंट दिया था। मैंने काफी कोशिश की, यहाँ तक कि आरटीआई आवेदन भी लगाया एमपी इंफॉर्मेशन कमीशन में, लेकिन वो जजमेंट आज तक मुझे मिल नहीं पाया। तो मैं आतिमदीप सर से ये पूछना चाहूंगा कि वो जजमेंट मैं कैसे पा सकता हूँ? 2015 करीब का जजमेंट है वो। आप भोपाल आते हैं क्या? नहीं सर, मैं यूपी का हूँ, झांसी का। मैं भोपाल गया कई बार हूँ, लेकिन कई बार गया हूँ लेकिन काम से। आपके कोई सर साथी आए तो कैसे, हमसे ले आप सकते हैं, मुझे बड़ा ही ऑर्डर बता है। दिए, जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं खुद आ जाऊंगा, मेरे तो काम का है। कभी भी आ जाइएगा, आपको ढूंढना होगा क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं। नहीं वो हमारे नहीं सारे सर, हजारों आर्टिस्टों वो के तो ठीक है, बठिंडे हैं, लेकिन मैं उनमें से उसको कम्युनिकेशन कैसे करूंगा, आप कहना निकाल पूछना सकते मैं हैं। ये चाह रहा हूँ। है मैं जी। कम्युनिकेशन कैसे करूंगा? जैसे आज तो मैंने आपसे कम्युनिकेशन बात के कर लिए, ली। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास हमारा मेरा नंबर, फेसबुक पेज है, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, उस पर हमारा नंबर नंबर भी भी है, है। अच्छा, और हमें आप बोलिएगा, मैं नंबर आपको दे दूंगा अनुदीप सर का, आप उनसे बात कर लीजिएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। कुलदीप जी, आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा तो प्रश्न मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। जैसे कि कई बार क्या होता है, सीआईसी में जो पीआईओ होता है वो सेंट्रल लेवल पे ऐसा जानकारी उन लोग वेब पोर्टल पे ही डाल देते हैं बिना सील और साइन के। तो सर उसकी स्थिति में हम कैसे उस चीज को वैलिड प्रूव कर सकते हैं? और उन लोग अलग से कई बार हार्ड कॉपी भेजते भी नहीं है। जी सर, धन्यवाद सर। अनुदीप सर, ये प्रश्न नहीं समझ पाए, आप बता सर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है, मेरा शिवानंद प्रश्न जी, सर आप ये समझ है। पाए तो बता दीजिए। मैं भी थोड़ा सा ध्यान सर नहीं दे पाया, मुझे लगा कि अच्छा, सर आप सुन रहे हैं। हाँ, कुलदीप जी प्लीज। मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे मैं सीआईसी रेलवे डिपार्टमेंट में कोई आरटीआई लगाता हूँ ऑनलाइन, तो उन लोग मेरे को क्या है, आरटीआई जो जवाब देते हैं वो ऑनलाइन देते हैं, और वो उन लोग हार्ड कॉपी उसकी भेजते नहीं है। और ऑनलाइन में उन लोग कई बार बिना सील साइन की हाँ, फोटोकॉपी मतलब जो तो है इनको वो हार्ड सबमिट कॉपी। कर देते हैं। हार्ड कॉपी है ना, हार्ड कॉपी लोग प्रदान ही नहीं करते हैं। और हार्ड कॉपी भी भिजवाते हैं तो वो तो बिना साइन, तो वो एक अलग फैक्टर हो गया। मगर जो अगर ऑनलाइन में है बिना सील साइन के, इवन उसमें सील साइन है, तो क्या वो वैलिड होगी जो सिर्फ वेब पोर्टल पे है? बिल्कुल वैलिड मानी जाती है। इस बारे में कुछ कोर्ट के भी वर्जन है, वो वैलिड मानी जाएगी वो वेबसाइट से, तो उसका अलग से उसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, एड्रेसेस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये सॉफ्ट नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप आरटीआई में ये बात लिख सकते हैं कि मुझे मुद्रित प्रमाणित प्रतिलिपि ही उपलब्ध कराई जाए, सॉफ्ट कॉपी नहीं। आप उसकी मांग कर सकते हैं, कई लोग करते हैं। जी, आरटीआई एक्ट में भी ये जी सर, प्रोविजन है कि धन्यवाद सर। प्रिंट आउट जो है, प्रिंट आउट को डेफिनेशन में माना गया है इन्फॉर्मेशन की, तो जो सॉफ्ट कॉपी है उसका प्रिंट आउट आप मांग सकते हैं। दूसरी बात है कि आप खुद भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो प्रिंट आउट यदि आप खुद लेते हैं तो उसमें दो चीजें ध्यान रखिए कि एक तो जो यूआरएल है, हेडर या फुटर में जो आता है वो जरूर प्रिंट हो, प्लस उसका जो डेट और टाइम है आप इनेबल कर सकते हैं अपने ब्राउजर की सेटिंग में, तो वो डेट एंड टाइम जरूर प्रिंट होता है कि किस समय आपने प्रिंट आउट लिया ये हो। क्योंकि जो कोर्ट का प्रिजम्पशन ये है
कि कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पे मान्य रखता है, बट दैट प्रेजम्पशन इज रेब्यूटेबल, मतलब है कि दूसरी पार्टी एविडेंस लाके उसको झूठला सकती है। तो इसलिए आप जब भी प्रिंट करें तो उसमें ये ध्यान रखिए कि प्रिंट आउट भी प्राइमा फेसी वो मान्य है, वो उसमें आपको कोई अलग से सिग्नेचर वगैरह ऐसा जरूरी नहीं है, बस और आप खुद अपना अटेस्ट करके दे सकते हैं, क्योंकि जो भी पक्षकार जो भी अटेस्ट करके देता है कोर्ट उसको सही मानता है, क्योंकि अटेस्ट करने वाले की जिम्मेदारी है। तो आप वेबसाइट से प्रिंट आउट लेते वक्त यदि यूआरएल और डेट और टाइम यदि प्रिंट करते हैं तो फिर वो ऑथेंटिक माने जाने की संभावना ज्यादा रहती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। ठीक है, इंजीनियर पवन कांत जी, आपका क्या प्रश्न है और किनसे पूछना चाह रहे हैं? अभी राहुल जी मौजूद हो तो आप कह सकते हैं, उनका उपस्थिति का लाभ लें लोग सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल, राहुल सर भी मौजूद है। पवन जी बोलिए। जय हिंद सर, मैं पवन बोल रहा हूँ एमपी बालाघाट से। मेरा ये राहुल सर से ही क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से अभी मैं शिक्षा के प्रति ही सारा चीज कर रहा था, तो बार ऑफ काउंसिल का मैटर है जो सूचना के अधिकार के तहत हमें लोक सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देते हैं, और इस पर हम अपील भी लगाते हैं, और अपील का आदेश भी जो पारित होता है उसको भी पारित के तहत आदेश को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी चीज की जो हमारे यहाँ पे अभी जितने भी मध्य प्रदेश में वकील बन रहे हैं और जो कॉलेज में जिस प्रकार से मतलब रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके संबंधित हमेशा 8J का हवाला देते हैं। तो लोक सूचना अधिकारी से जब बात हुई तो वो ये बताते हैं कि 8AJ है, धीरे धीरे पूरी तरीके से शासकीय कोर्स नहीं चलते हुए जन भागीदारी थर्ड पार्टी को चले जाएगा, और उस तहत थर्ड पार्टी जो है वो जानकारी देने के लिए पाबंद नहीं है। मैंने जो आपका कल का एक जजमेंट जो पढ़ा जो हाईकोर्ट का आया, जिसमें मतलब सरकारी विभाग से जो समिति बनी है उससे जानकारी के लिए आई, तो क्या ये जानकारी बार ऑफ काउंसिल के तहत या जन भागीदारी के तहत संचालित की जाने वाली LLB वकालत के तहत काम आएगी? ये मेरा क्वेश्चन है। ये आपने आरटीआई कहाँ पे लगाई थी? मैं तो कॉलेज में ही सीधे लगाया था जहाँ पे लॉ चल रहा है, जहाँ पे रूल बार ऑफ काउंसिल का फॉलो नहीं हो रहा है 2010 से। अच्छा, ये बार आपने आरटीआई में क्या बार ऑफ काउंसिल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है? हाँ, बार ऑफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी मांगा हूँ, और बकाया फीस के तहत भी जानकारी मांगा हूँ, डेली डायरी भी मांगा हूँ, टीचर की नियुक्ति का भी मांगा हूँ, बार कोड का भी मांगा हूँ, जो चीजें प्रैक्टिकल के तौर पर कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। नहीं, तो ये जानकारी आपके ऑफिस में आई हुई है तो कॉलेज? हेलो, कॉलेज के ऑफिस में आई हुई है? ऑफिस में ऑलरेडी सारी चीजें हैं। जब आप संचालित कर रहे हैं तो उसके तहत आप जब एडमिशन ले रहे हैं एक ईयर में तो देना पड़ेगा, इसमें कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। फीस भी ले रहे हैं, और उस तहत आप तो वो देखिए ये इसमें तीसरे के तहत आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। टीचरों को करें, 2 टीचर हैं 6 सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए थर्ड पार्टी, पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी आधार नहीं बनता है। धारा 11 में तीसरे पक्ष जो होता है उसकी जानकारी को एक प्रक्रिया दी गई है धारा 11। तो थर्ड पार्टी अगर आपत्ति दे या सहमति दे, उसके बाद भी निर्णय जो है लोक सूचना अधिकारी को लेना है, और लोक सूचना अधिकारी को जो निर्णय लेना है वो आपत्ति या सहमति के आधार पे नहीं, बल्कि धारा 8 या 9 के तहत पे लेना है। धारा जो जानकारी रोकी जाएगी वो धारा 8 या 9 के तहत ही रोकी जाएगी। धारा 11 थर्ड पार्टी की आपत्ति 8 व 9 में कोई उसका आधार नहीं है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी मना कर दे तो जानकारी देने से मना कर दीजिए। धारा 8 और 9 में बहुत ही स्पष्ट तौर से प्रावधान बने हुए हैं। अगर वो प्रावधान लागू होते हैं तो जानकारी रोकी जाएगी, और नहीं है तो फिर वो जानकारी दी जाएगी। और आपका जैसा जो जानकारी आपने मांगी है उसमें बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। हम लोग अभी इसको डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो सहकारिता विभाग है उस औरंगाबाद हाईकोर्ट का फैसला है वो भी यही है कि जो सहकारी संस्थाएं हैं उसकी जानकारी आप गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके पास वो जानकारी मौजूद रहती है, एक तो अव्वल तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 में भी स्पष्ट है कि उस समय जो कानून किसी कानून या नियम के तहत
अगर वो जानकारी उस लोक प्राधिकारी जो शासकीय विभाग है उसकी पहुंच में है, वो प्राप्त कर सकता है, तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो ये स्पष्ट है कि धारा 2 के तहत ये जानकारी, कुछ जानकारियां तो ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में उनके पास पार्टी की इंफॉर्मेशन रहती है, और ये जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है वो पब्लिक रिकॉर्ड है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, इस बात को आप समझिए। ठीक है, आगे का प्रश्न लेते हैं। हरीश सोलंकी जी, आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट कर लीजिए। हरीश सोलंकी जी। राकेश जैन जी, राकेश जैन जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ बोलिए। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं हरीश सोलंकी बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ सर, ये मध्य प्रदेश सूचना आयोग में अपना ऑनलाइन सारे जो प्रकरण निपटाए जाते हैं वो ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं? क्योंकि बहुत तकलीफ जाती है ऑनलाइन नहीं होने के कारण, निर्णय ऑनलाइन नहीं होते हैं, और वो निर्णय होने के बाद कम से कम महीने कभी कोई तो 1.5 महीने तक के बाद में मिलता है। ये ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं? क्या बात है, क्यों तकलीफ जा रही है ऑनलाइन करने में? ऑनलाइन की प्रक्रिया तो चालू है, लेकिन वो आप सही कह रहे हैं, वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि वो जो अभी जो प्रक्रिया है उसमें पीडीएफ बना करके फिर वापस उसको अपलोड करने का काम किया जाता है, तो उसमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। और आयोग में चूँकि आप जानते हैं कि वहाँ पर वर्क फोर्स की कमी है, और उस वजह से जो स्टाफ उसको अपलोड करने की जिसके ऊपर जवाबदेही है, वही स्टाफ जो है वो आपके जो आदेश हैं उसको पूरा प्रोसेस में लाने, उसको आदेश को उससे पहले जो अपील और कंप्लेन की रजिस्ट्रेशन है वो भी काम वही करते हैं, और डाक और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो भी काम वही स्टाफ करते हैं। तो एक दिक्कत तो है, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए इसमें, जैसे कि सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक बहुत ही स्मूथ सिस्टम है। मुझे लगता है कि सिस्टम वैसा होना चाहिए ताकि किसी आम आदमी को परेशानी का सामना न करना पड़े, जो भी जानकारी है उसको तत्काल, जो भी आदेश है खासतौर से, वो उसको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाने चाहिए, और ये एक कमी है, वो तो आप देख ही रहे हैं, और ये हम भी स्वीकार कर रहे हैं। सर यदि हमको ऑनलाइन चढ़वाना है तो क्या प्रक्रिया है? ऑनलाइन क्या करवाना है? मतलब सिर्फ पोर्टल पर चढ़ जाना चाहिए, हमारा जो डिसीजन है वो पोर्टल पे चढ़ जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। हाँ वो तो ऑलरेडी ये होता ही है, लेकिन अब मैं एक्चुअली इस बारे में देखिए, क्योंकि ये मैं इसको डायरेक्टली देखता नहीं हूँ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय भी नहीं है, तो वो उसमें दिक्कत ये है कि जो मेरे रीवा डिवीजन के जो मामले हैं, अगर उसमें अगर आप तो हम लोग तो कई बार उसको व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध करा देते हैं, अगर कुछ जो लोग मांगते हैं वो कहते हैं, मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उससे, तो हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि जानकारी जो भी आदेश है वो आदेश जो है तत्काल वो प्राप्त हो, क्योंकि वो सिस्टम इन्होंने जो बना के रखा हुआ है, वो सिस्टम में मैंने बताया ना, वो पीडीएफ अपलोड करते हैं, फिर वो नीचे भेज देते हैं, फिर वो अपलोड होगा। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारे 10-12 जो हमारे प्रकरण है वो पीडीएफ में हमको पोर्टल पर मिल जाए आपके साइट पर, तो उसके लिए क्या खर्चा करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है? खर्चा नहीं, ऑफ कॉस्ट है, ये तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत और जो नियम बने हुए हैं मध्य प्रदेश शासन के, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो निर्णय है उसकी कॉपी लेने के लिए आप ले सकते हैं। नियम के अनुसार ये भी है कि अगर आप फीस दे देते हैं, डाक की फीस देते हैं, तो डाक द्वारा भी घर पे पहुंचाया जाएगा, हालांकि ये ऑलरेडी डाक द्वारा पहुंचाया भी जाता है, लेकिन एक नियम मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश शासन का एक नियम ये भी है कि अगर आप डाक का लिफाफा लगा के या डाक की फीस दे देते हैं तो वो कॉपी आपके घर तक आपको दी जाएगी, ये नियम है। और इसके अलावा लेकिन इस नियम के इतर एक व्यवस्था ये भी है जो चल रही है, बिना फीस दिए भी इंफॉर्मेशन दी जाती रही है, ये भी एक व्यवस्था है। अब ये
अपलोड नहीं हो रहा है। मेन चीज तो आपको मेरा कहना है कि डाक से भेजने की व्यवस्था ही बंद होनी चाहिए, सब चीज वेबसाइट पर अपलोडेड हो जानी चाहिए। तो हाँ, ये डाक का खर्चा काफी बच जाएगा सर। जी हाँ, जितना पीडीएफ का खर्चा नहीं है जितना डाक का खर्चा है सर। बिल्कुल। तो मेन जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही है, जैसे हमारे ऑफिस में 2 लोगों का स्टाफ है। जी। ये जो 2 लोगों का स्टाफ है वो मतलब अपील और कंप्लेंट की सुनवाई की पूरी लिस्टिंग, अपील और कंप्लेंट की पूरी ड्राफ्टिंग, अपील और कंप्लेंट से रिलेटेड जो रिप्लाईज आते हैं उनका असेसमेंट, उसका वो पूरा उस पे नोट पे करना, फाइल करना। उसके अलावा जो महीने भर के रिकॉर्ड का जो संधारित किया जाता है उसकी व्यवस्था को देखना। उसके अलावा जो सारी अपील और कंप्लेंट आती हैं उसका रजिस्ट्रेशन को इंश्योर करना। उसके अलावा जो दूसरे लेटर और ये सब आते हैं उस पर उसका जवाब ये सब तैयार करवाना। ये सब जो है मतलब वो 2 कलीग और हम 3 लोग मिलकर के ये काम करते हैं। तो सर ये जबकि मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये किसी मतलब शर्मनाक स्थिति ये है कि प्रॉब्ली मुझे लगता है किसी तहसीलदार के कार्यालय में ज्यादा बेहतर स्टाफ की व्यवस्था होगी जो स्टाफ की व्यवस्था मेरे पास है। तो हम लोग इसीलिए जो व्यवस्था है उसके तहत ही हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो अपलोड हो जाए। और एक चीज के कॉस्ट भी कुछ काम हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैं सारे काम बंद कर दूं, मैं कहूं कि अब आज अपलोड ही करो, अगले 15 दिन तक आप अपलोड करो, तो आप उसमें बहुत तेजी आ जाएगी, सारे मामले आपको अपलोड होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन फिर पर सर 15 दिन तक आप दूसरा काम क्या करवाएंगे? सर हम लोग जो लिखते हैं और उसको यदि आवेदक को ईमेल पर तुरंत उसको उपलब्ध करा दे तो भी हो सकता है। आप ईमेल तो आप उनका लेते ही है, जब आप ईमेल लेते हैं देखिए आप ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिर्फ वो 1 मिनट का ही काम है। नहीं, वो एक व्यवस्था है, वो तो इनको करने की तो 10 व्यवस्थाएं हैं। सब चीज डिपेंड करती है, जैसे क्या होता है कि हर हर आदेश का पीडीएफ नहीं बनता है, जो आदेश अपलोड बनता रहता है। तो हम लोग जब ये आदेश देते हैं, हम लोग जैसे व्यवस्था हमने बना के रखी हुई है कि सुनवाई के समय हम लोग अपने आदेश व्हाट्सएप पर भेजते हैं। उसमें मतलब आपको तो ये जानकर एक मतलब अभी एक शॉकिंग इंसिडेंट ये हुआ है कि किसी एक अधिकारी ने उसी पे आपत्ति ले ली कि आप हमें व्हाट्सएप पर क्यों भेजते हो, ये कौन सा नियम प्रक्रिया है। जबकि कुछ अधिकारी हमारे पास ऑलरेडी कहते हैं कि साहब हमें फोन पे सुन लिया जाए, हमारा समय बचेगा। कुछ यहाँ पर एप्लीकेंट हमको कहते हैं कि फोन पे सुन लिया जाए, हमारा समय बचेगा, लेकिन कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन भी लेते हैं। सर जैसे लिखते से यदि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया जाए ईमेल पर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ईमेल तो आप ले ही रहे हमसे, आवेदक से ईमेल आप ले हो। यदि हम आपने ऑर्डर लिखा और ऑर्डर लिखते से कॉपी पेस्ट कर दिया ऑर्डर। देखिए जो भी होगा ना हरीश सोलंकी जी, जो भी व्यवस्था होगी वो एक मतलब ने सबके लिए होगी। सबके लिए होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के लिए विशेष व्यवस्था होगी। तो हाँ सर, ये चीज हो सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि ऑर्डर की कॉपी मिल जानी चाहिए अब लोगों सर, को। हाँ सर हो गया प्लीज। हरीश सोलंकी जी, अब इसमें क्या है कि अपन ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि ये कार्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत भी आता है, आप जानते हैं, और आयोग की पूरी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। एक सूचना आयुक्त मात्र पूरा आयोग नहीं हो सकते, आपको ये भी पता है ना। तो जिस जानकारी मिल गई है उसको लेकर के इसमें आप लोगों को, और जो आरटीआई के लिए काम करने वाले लोग हैं जिनको व्यवस्था में गड़बड़ी लगती है, तो निश्चित तौर पर जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनको इस विषय में लिखा जा सकता है, सभी को लिखना चाहिए, हम भी आपकी इसमें मदद करेंगे। आगे चलते हैं, राकेश जैन साहब, आपका क्या प्रश्न है, प्लीज। हाँ बोलिए राकेश जैन जी, कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने 16 मार्च को गाटी डाली, अब उसके 1 महीने तक सूचना मिल जानी चाहिए, वो सूचना नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने उसकी अपील भी की और फिर उसकी धारा 18 में उसकी कंप्लेंट आयोग में भी की। उसके बाद सेकंड अपील भी कर चुके, लेकिन 3 महीने से हो गया पूरा, अभी कहीं से कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो कोई और ऐसा कोई एक्शन है जो हम ले सकते हैं कि कहते हैं धारा 30 दिन के बाद कोई लॉन्च हो सकती है, तो ऐसा कोई मैं जानना चाहता कि कोई ऐसा कोई है कोई जो 3 महीने हो गए कोई ना अपील हो रही है और ना आयोग से कोई उसकी धारा 18 की कार्रवाई हुई।
आप इसमें धारा में राकेश जी क्यों गए? धारा 18 में 30 सूचना नहीं मिली, इसलिए धारा 18 में उनकी कंप्लेंट की आयोग ने। नहीं, अपील नहीं की आपने? जी, सेकंड अपील नहीं की आपने आयोग में? हाँ, 45 दिन के बाद अपील भी कर दी। सेकंड अपील कर दी आयोग में? हाँ, 45 दिन के बाद फर्स्ट अपील का 45 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने सेकंड अपील भी कर दी। फिर धारा 18 में क्या किया आपने? जी, धारा 18 में क्या किया? अभी आप धारा 18 में हमने ये किया कि हमें 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी, इसलिए हम धारा 18 में इसकी कंप्लेंट की। नहीं, तो आपने अपील भी की है और कंप्लेंट भी की है, दोनों किया हुआ है? दोनों चीज की है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली Recording in progress. आप प्रकरण का जो नंबर आपको मिला है उसको आप अपने राज्य सूचना आयुक्त जो आपके उत्तर प्रदेश के जिनके पास गाजियाबाद का चार्ज है उस डिवीजन का, उनको आप उसमें लिखिए कि शीघ्र सुनवाई के लिए, है ना, वो एक पिटीशन दे दीजिए, जाकर के मिल लीजिए उनसे और उनको कहिए कि ये इसमें शीघ्र सुनवाई करिए और इसमें ये जो दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आपने कहा है कि ऑलरेडी धारा 7(1) का उल्लंघन किया हुआ है, तो आपको निःशुल्क जानकारी मिलनी चाहिए। तो एक तो आप केवल ये जानना चाहता था कि 30 दिन में सूचना नहीं देते हैं तो कोई ऐसा एफआईआर का भी कोई प्रोविजन है या नहीं? एफआईआर का देखिए, राजस्थान में कुछ 1-2 केसेस आए थे, शिवानंद जी जानते हैं, वो इस तरह के मामले एफआईआर के आए थे, लेकिन मुझे डे 1 से डाउट था एफआईआर की पूरे प्रोसेस पर, क्योंकि क्या है कि वो आप एफआईआर तो करवा दें लेकिन उसके बाद फिर वो स्टे मिल जाएगा उनको इजीली, तो डेट करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहता स्टे मिलने पर और वो पूरी प्रोसेस जो है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत ही उसका निदान होना है इस प्रकरण में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी है पेनल्टी के और तमाम चीजें हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें सही तरीका ये रहेगा कि आप सूचना आयोग जो है उनको मिल लीजिए, उनको आप बताइए कि साहब इसमें मेरी शीघ्र सुनवाई करवा दीजिए, क्योंकि बहुत लंबित मामले हैं और मैं कब तक वेट करूंगा, है ना। तो वैसा रिक्वेस्ट कर लीजिए। तो उसमें कई सूचना आयोग जब आते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि भाई इतने 1000 मामले लंबित है और कुछ लोग सही में जो परेशान है वो सामने आ रहे हैं, तो पहले कई बार आउट ऑफ टर्न उनकी सुनवाई हो जाती है। तो आप उसमें एक रिक्वेस्ट कर लीजिए सूचना आयुक्त से मिल करके, महोदय से मिल करके, और इसमें प्रकरण सुनवाई करवा लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन होता मेरा ही था कि उसमें आरटीआई में हमें सूचना दी गई, लेकिन वो जैसे एक पेनल्टी लगते हैं, प्लॉट पे पेनल्टी लगाते हैं वो लोग, तो पेनल्टी वन टाइम लगनी चाहिए, 10% वन टाइम, उसमें उनके आदेश में है 2001 के आदेश, लेकिन ये लगाने पड़ती है पर ईयर, हर साल लगा रहे हैं। तो हमने आरटीआई में पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे जो आदेश है वो हमने कॉपी दे दी, हमको आदेश को बनाते तो है नहीं, जो आदेश है वो दे दी, तो हमने आप क्लियर तो कर सकते हैं कि पर ईयर नहीं है, ताकि उसका कहीं वो किया जा सके। नहीं, तो अब इसमें क्या हो क्या रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम क्या है कि आपको जवाब दिया, आप जवाब से संतुष्ट नहीं है। हाँ जी, तो जवाब तो दे दिया उन्होंने, अब उसमें क्या है कि अगर आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बात करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है आज समय भी थोड़ा सा हम लोग बहुत मतलब मैं बहुत लेट जुड़ पाया था, लेकिन इसमें आप अगर जवाब को थोड़ा अपना उसका असेसमेंट करेंगे कि देखिए कोई भी व्यक्ति अपने इसमें बहुत साफ तौर पे अगर आप बोलेंगे कि ये राशि कहाँ गई और उसमें गबन हुआ है, तो कोई
आप ये अपेक्षा तो नहीं करें विभाग लिख के देगा कि हाँ इसमें गबन है और ये हम लोगों ने अनियमितताएं की हैं, तो वो तो बस अपना ब्लैक एंड व्हाइट वो दे देते हैं कि इसमें इतना खर्च हुआ, बाकी तो असेसमेंट आपको करना है कि क्या उसने गलत किया, क्या सही किया है, और उसके बाद फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। नहीं, आयोग ने इसमें 2 बार को सही वो जवाब दिया गया है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वो तो कहते हैं ना, डिपार्टमेंट कहता है कि जो आदेश हमारे पास, हम आदेश बनाएंगे तो नहीं, आदेश तो यही है, अब आप इसकी शिकायत करिए, हमारी मुख्यमंत्री से शिकायत करिए। सही कह रहे हैं, वो शिकायत नहीं कर रहा है। बात समझिए, आपको फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एक टेंडर, आपको मालूम है कि कोई भी खरीदी होगी तो उसके लिए टेंडर निकाला जाएगा, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आप उसमें आरटीआई लगाते हैं कि मुझे जो टेंडर प्रकाशित किया गया था उसकी कॉपी दी जाए। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसमें वो लिख देगा निरंक जानकारी, कोई टेंडर जारी नहीं किया गया था इसलिए कॉपी उपलब्ध नहीं है, बस खत्म। अब आप ये चाहते हैं कि वो लिखे कि ये नियम विरुद्ध किया गया, हमारे द्वारा कृत्य है, इसमें हमने ये सब नहीं किया था और अनियमितताएं हुई थी, तो ये सब डिपार्टमेंट लिख के नहीं देगा। वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ये लिख देगा इतना सा कि टेंडर की जो जानकारी आपने मांगी है वो निरंक है क्योंकि टेंडर जारी ही नहीं किया गया था। इतना आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये सूचना आयोग के पास पावर है कि वो ये क्लैरिटी लाने में कि मतलब ये सिर्फ इतना बोल के नहीं बच सकते हैं कि ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध क्यों नहीं है इसका आधार बताना होगा। कई बार मान लीजिए कि अभी एक सीआर गुम गया था एक अधिकारी का, तो उसमें उनको लिख के दे दिया कि आपकी सीआर उपलब्ध नहीं है। अरे उपलब्ध नहीं होने से क्या होता है, आपको बताना होगा कि भाई उपलब्ध क्यों नहीं है, क्या वो चोरी हो गए, क्या वो दस्तावेज जो है गुम गए हैं, क्या वो आग या किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गए हैं, ये कोई ना कोई रीजन तो होगा। और दूसरा, दस्तावेज गुम जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो आपको भी मालूम है कि रिकॉर्ड्स एक्ट है, आप पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट में उसके तहत कार्रवाई जो होती है आपके यहाँ जो उत्तर प्रदेश में है पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, तो उसमें आप शिकायत करिए, उन्होंने दस्तावेज घुमा दिए हैं, संबंधित बाबू है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है, बहुत मतलब कैजुअली लेते हैं लोग, कहते हैं दस्तावेज गुम गए, गुम कैसे गए भाई, अभी कोई पीछे पड़ जाए तो कार्रवाई हो जाएगी उसमें तो उस अधिकारी के विरुद्ध। ठीक है राकेश जैन जी, अगला प्रश्न लेते हैं। Vivo V2002 क्या नाम है आपका? आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, Vivo V से। हेलो, हाँ सर, मैं एमपी बालाघाट से क्या नाम बताया आपने? विष्णु प्रसाद, एमपी बालाघाट से। हाँ बताइए। हेलो सर, मेरा कुछ आरटीआई है जिसका टाइम ड्यूरेशन सारा चुका है, उसके मैं अपील लगाता हूँ तो क्या अपील स्वीकार होगी या अस्वीकार होगी? कितना दिन बीत चुका है आपका? सर क्या है कि मैं ग्रुप में पढ़ाई कर रहा हूँ तो एग्जाम के चक्कर में उसका अपील लगा पाया हूँ, तो किसी का 30 दिन, किसी का 40 दिन ऐसा चुका है। सर ये अपील तो कर सकते हैं, स्वीकार आप अपील कर सकते हैं। आप फर्स्ट अपील अगर आपने नहीं तो फर्स्ट अपील लिख दीजिए, उसका कारण आप दीजिए कि ऐसा ऐसा मेरा एग्जाम था, जो भी है आप वो रीजन लिख करके आप उसमें अपील दायर कर दीजिए। ये प्रथम अपने अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है कि वो उसको स्वीकार करते हैं तो स्वीकार कर लें, नहीं करते हैं तो मना कर देते हैं, तो फिर आप उसमें द्वितीय अपील आप उसमें करते हैं। जी सर, दूसरा ये है कि जो आवेदन में जो अपन विषय अंतर्गत जानकारी हमें तो उपलब्ध नहीं कराते समय पर, तो उसको लेट होने के ऊपर हमने तो आवेदन लगा दिए, लगाने के बाद उस पर प्रक्रिया नहीं की जाती तो उसका भी समय और नहीं मिलता है। भाई 30 दिन का समय होता है, अगर उन्होंने समय नहीं मांगा है, उसका जो अधिकारी हैं उन्होंने अगर समय नहीं मांगा है कि मैं आपको 50 दिन में दूंगा या 30 दिन में जानकारी दूंगा, तो अधिनियम बहुत स्पष्ट है कि उनको 30 दिन में जानकारी देनी है और उसके बाद 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसमें अगर अधिकारी आपको लिख के दे देते हैं कि आपकी जानकारी जो है वो संकलित की जा रही है,
तो उसमें फिर हो सकता है वो लिख के दे देते हैं कि हम 50 दिन बाद देंगे या 60 दिन बाद देंगे, तो वो माना जाएगा कि ठीक है, वो जानकारी का वो संकलित करके दे देते हैं। अरे सर, जैसे मेरे में अक्सर हम देखते हैं कि कई आरटीआई आवेदक जो होते हैं, खासतौर से जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनके इसमें कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो पता ही नहीं चलता। और कई बार कुछ आरटीआई में ये करते हैं कि 5 आरटीआई आवेदन की एक साथ एक अपील कर दी, तो ये ऐसा नहीं होगा। वो 5 आरटीआई आवेदन की 5 अलग अलग अपीलें जाएंगी, फिर उन 5 अलग अपीलों की द्वितीय अपील भी अलग अलग होगी। सर जो अपील है, जो मेरी अपील है, मैं उसे अलग अलग ही फाइल बनाकर एक ही लिफाफे में पहुंचाऊं तो बोला। नहीं, वो मत करिएगा। फिर उसमें आप सब में वो फिर वो लगाएंगे कि 4 पन्ने और वो 5 पन्ने, वो सब उसमें आपको उसमें हमेशा वो रहेगा। वो बोलेंगे कि एक नहीं मिला, एक मिल गया, उसके अंदर एक ही कागज था, उसमें 2 कागज थे। जी सर। इतना विवाद की स्थिति बनेगी ना। आप देखो, आपने 5 लगाए, अब उसमें से वो कह देंगे हमें एक कागज मिल गया था और 4 नहीं मिले। जी सर। तो उसको कैसे प्रूव करोगे आप कि सर 4 उसमें ठीक है सर, हमें लगता है कि आज के प्रश्न लगभग पूरे हो गए हैं। तो एक और लास्ट प्रश्न CE9B9CB, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपना नाम थोड़ा सा स्पष्ट बताइए। हेलो, CE9B9CB को ठीक है, हमें लगता है कि दिक्कत हो रही है। सर आज का कार्यक्रम फिनिश किया है। राहुल सर, अग्निदीप सर जी सर, कार्यक्रम फिनिश किया जाए फिर आज। जी ये गुप्ता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, राम जी, अमन गुप्ता जी इशारा कर रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट करिए गुप्ता जी। गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपके मोबाइल में सामने कुछ आ रहा होगा एक मैसेज, उसको अनम्यूट करिए, उसको टच करिए आप। माइक हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो बोलिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से मैं बोल रहा हूँ। विकास कार्य के बाबत हमने मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ आवेदन किया था और उनके द्वारा खंड विकास अधिकारी बड़ा को निर्देश दिए गए और खंड विकास अधिकारी बड़ा गांव ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए, जिसमें 3 बिंदुओं पर सूचना मांगे गए थे और ग्राम पंचायत अधिकारी ने मगोल 200 रुपए का अमाउंट भेज दिया कि 200 रुपए अमाउंट लगेंगे सूचना देने में, और जो आप बढ़ेगा आपका अमाउंट तो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, दे दीजिए 200 रुपए। और अब हालांकि अपेक्षा ये की जाती है कि वो उतने पन्ने की गिनती करके, क्योंकि जितने पन्ने रहते हैं जिसके ऊपर शुल्क निर्धारण होता है, तो वो पन्ने उतने गिन करके आपसे शुल्क मांगे। लेकिन अगर उन्होंने एक अनुमानित लागत भी बता दी है, तो वो भी एक्ट में अगर प्रावधान जो है उस हिसाब से ठीक है, वो उसको एसेस करके दिया जा सकता है। शुल्क बढ़ाया भी जा सकता है बाद में अगर जानकारी ज्यादा आती है। तो अभी तो नियमानुरूप जितनी जानकारी, मेरा कहना है कि उसमें आप इन सब चीजों में मत अटकिए, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वॉल्यूशन हो रहा है, कई लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है। आपको तो दे भी रहे हैं तो आप वो ले लीजिए। बाकी अगर डिस्प्यूट के मैटर है वो तो आप निपट लेंगे 50-100 रुपए, जो भी मैटर रहेगा डिस्प्यूट का। क्योंकि ये तो आप ऑनलाइन सारी चीजें, पैसा जो है वो रिकॉर्ड पे दे रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड पे मांग रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने जेब में रख लेगा। उसको तो बाद में हिसाब देना पड़ेगा आपको, अगर कोई हिसाब गलत निकलता है तो। नहीं तो 200 रुपए ग्राम पंचायत अधिकारी को दे दिए गए
अब ग्राम पंचायत अधिकारी बोलते हैं कि लेकिन को सूचना लिखवा लिया तो उसका प्रूफ है ना देने का, जी शुल्क देने का प्रूफ है ना आपके पास? 200 रुपए हमने उनको चेक द्वारा दिया है। अच्छा, चेक द्वारा दिया, हाँ बस ठीक है, जी हो गया। लेकिन 15-20 रोज हो गया, कह रहे हैं कि अभी हमारी रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, उसकी केवल आनाकानी है। नहीं, रिकॉर्ड नहीं मिल रही तो लिख करके दे दे। जी हमने बोला कि नहीं मिल रही, आप लिख के दो। वापस करके पैसे वापस होता है वो लिख करके कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। आप इसमें आप इसमें प्रथम अपील कर दीजिए। तो हमने आपसे सलाह लेना चाहा कि आप पुनः अपील कर दिया जाए। नहीं, प्रथम अपील करिए आप इसमें। हाँ हाँ जी प्रथम अपील करिए और उसके बाद कल इसमें अगर 30 दिन में प्रथम अपील अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं, जी धारा 19 के तहत हर प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के अंदर सुनवाई करनी है। तो प्रथम अपील की सुनवाई धारा 19, हाँ धारा 19 में, और अगर नहीं करते हैं जी तो फिर आप द्वितीय अपील करिए और साथ में प्रथम अपील अधिकारी की शिकायत करिए वहां के कलेक्टर से। ये धारा 19 का 30 दिन के अंदर हमारी सुनवाई करनी थी, इन्होंने सुनवाई नहीं की है, इनके विरुद्ध सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई की जाए। जी जो भी सीईओ होंगे, आपके पंचायत का मैटर है तो पंचायत डिपार्टमेंट के सीईओ जो होंगे, जनपद के ग्राम पंचायत का मैटर, जनपद पंचायत के सीईओ इसमें प्रथम अपील अधिकारी होंगे। तो प्रथम अपील अधिकारी को आप शिकायत कर दीजिए, जब प्रथम अपील कर दीजिए, प्रथम अपील की सुनवाई नहीं होती है तो एक लेटर लिखिएगा, एक शिकायती पत्र बनाइए, कलेक्टर को भेजिए या जिला पंचायत को भेजिए या विकास आयुक्त को भेजिए, जो ग्रामीण पंचायत के विकास आयुक्त हैं आपके लखनऊ में, में आप धारा 19 के तहत ये कानूनी प्रावधान है, ये कानूनी रूप से बाध्य है ये प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन के अंदर जानकारी सुनवाई करने के लिए, और इन्होंने धारा 19 की अवहेलना की है, उल्लंघन किया है, 30 दिन के अंदर इन्होंने सुनवाई नहीं की है। तो ये कर्तव्य स्थल पर एक तरह से उपेक्षा भरा कार्य है, इन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है और ये सिविल सेवा आचरण के तहत दंडनीय है। इनको सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन करने के लिए, नियमों का उल्लंघन करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी शिकायत भी करिए ताकि ये प्रथम अपील अधिकारी भी जरा सचेत हों कि आगे से इस तरह से 30 दिन के अंदर सुनवाई नहीं करते हैं ना, जो वो सचेत होंगे, एक्शन इनिशिएट करवाइए। बिल्कुल ठीक है राम जी, अमन जी, जिस तरह से मनी राहुल सिंह जी ने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने आरटीआई के बाद फिर प्रथम अपील करिए धारा 19 के तहत, उसमें यदि जानकारी न मिले तो फिर 19 दिन के तहत आप द्वितीय अपील करिए, और इस प्रकार से आप अपना प्रक्रिया जो भी है आरटीआई कानून के अंतर्गत उसका पालन करिए और अपनी बात आप रखिए, जानकारी आपको मिलेगी जब अंतिम सुनवाई होगी आयोग में, तो ऐसी उम्मीद की जाती है। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, और बहुत अच्छा रहा सर, हमें लगता है कि सर दर्जनों कार्यक्रम के बाद आज आप जुड़ पाए हैं, पर अच्छा हुआ कि आप ऐसे मौके पर आज यहाँ कार्यक्रम में, एक सेकंड सर मुझे वो करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, आप तो ऑलरेडी तो सर इस कार्यक्रम, हाँ ये एक ऐसा समय था जो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया जो नगर पालिका नगर निगम वाला था टेंडर वाला, और दूसरा ये हाई कोर्ट माननीय बीबी कब्बाल जी का संघ वाला, तो बहुत ही अच्छे सही समय पर लोगों के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आपकी बातों की सुनने का अवसर यहाँ पर माननीय कार्यक्रम में उपस्थित हुए वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी ने बहुत अच्छा सुनिए, लगभग 1.5 घंटे के आसपास बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, और उनके टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन लोग पूछ नहीं पाए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी कम है। फिर वीरेंद्र जी आगे भी कार्यक्रम में अपन देखेंगे कि लोग इस विषय पर भी और कुछ चर्चा करना चाहेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर के, लेकर के, तो बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा, आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज पधारे, और सब उम्मीद करते हैं कि आप भी हर फैमिली को समय दे पाएंगे क्योंकि लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और इसी के साथ माननीय आत्मदीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे कार्यक्रम में हमेशा ही आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आत्मदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में देवेंद्र अग्रवाल जी और हमारे पूरे साथी यहाँ पर जो भी आप सब यहाँ पर जुड़ पाए हैं,
कुलदीप जी और जितने भी हमारे साथी, सभी साथी, सबका नाम यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग कार्यक्रम में जुड़े रहें। अगले संडे को हम नए टॉपिक के साथ पुनः आएंगे और चर्चा करेंगे कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर अगले संडे। Recording stopped.